नमस्कार साथियों, विंडो जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी आधुनिक भारत की क्लास 10 को करेंगे। इससे पूर्व में हम ब्रिटिश कालीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में अंत में न्याय व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ ये छूट गया था, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अगली एक कक्षा में इसको मैं पूरा करा दूंगा। चलिए इस टॉपिक को इस क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम दीवानी अदालत का विकास, फौजदारी अदालतें, प्रिवी काउंसिल किस प्रकार से इनका गठन होता है जिसको हम जानेंगे। देखिए, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास किस प्रकार से होता है। औपनिवेशिक काल से पूर्व, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में क्या स्थिति थी न्याय की। तो भारत में देखिए, गांव का मुखिया होता था या फिर कोई सरपंच हुए, ठीक है, इनके द्वारा जो मामले होते थे सुलझा लिए जाते थे गांव के स्तर पर ही। अगर कोई ज़्यादा बड़ा मामला है तो राजा के पास चला जाता था। राजा उस समय न्याय की सर्वोच्च अदालत होता था, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद भारत में आधुनिक जो न्यायालय होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी 1726 ईस्वी में मद्रास, कोलकाता और मुंबई में मेयर कोर्ट स्थापित करती है। यहीं से आधुनिक जो न्यायालय हैं भारत में, वहाँ की शुरुआत मानी जाती है स्थापित होने की। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर न्याय व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए थे, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि प्रत्येक ज़िले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। देखिए, दीवानी अदालतों में दीवानी मामले आते थे जिन्हें हम सिविल केसेस कहते हैं, वहीं फौजदारी अदालत में क्रिमिनल केसेस आते थे, जैसे कि हत्या से रिलेटेड, ठीक है, इस प्रकार के मामले आते थे। फौजदारी अदालत में जो उसका अध्यक्ष होता था वो काजी होता था। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि दीवानी अदालत में, ठीक है, दीवानी अदालत में जो मामले सुने जाते थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों की विधियों के अनुसार, जबकि जो फौजदारी अदालत है इसमें अगर कोई मामला जाता है तो उसकी सुनवाई केवल मुस्लिम कानूनों के अनुसार ही होगी, मुस्लिम विधि के अनुसार ही होगी, ठीक है। इसके पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, जिसके अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे, ठीक है। एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता से बाहर के मुकदमों की भी सुनवाई की जा सकती थी। आधार क्या था कि अगर दोनों पक्ष सहमत हैं कि हमारी सुनवाई कलकत्ता में की जाए तो कलकत्ता से बाहर के भी मामले यहाँ पर सुनवाई की जा सकती थी। एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, ठीक है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ नाम से हिंदू विधि संहिता, मतलब जो हिंदू विधि संहिता थी, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। वहीं मुस्लिम विधि संहिता का अनुवाद कोलब्रुक डाइजेस्ट नामक एक व्यक्ति ने किया था, अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, मुस्लिम विधि संहिता का। अदालतों में जो लिखित कार्रवाई रखने का जो परंपरा है, जो अदालतों की कार्रवाई लिख कर रखी जाती है पेपर पर, तो वो परंपरा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर प्रारंभ हुई थी। अब हम देख लेते हैं दीवानी अदालत का क्या क्रम है। मतलब दीवानी अदालत मतलब सिविल जो मामले आते हैं जिस अदालत में, तो सबसे निचले स्तर पर होता था मुंसिफ, ठीक है, और रजिस्ट्रार। इन दोनों में भारतीय अधिकारी होते थे, ठीक है, और ये दोनों कस्बा के स्तर पर होते थे, मुंसिफ, उससे ऊपर रजिस्ट्रार, फिर जिला के स्तर पर जिला न्यायालय जहाँ मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ थी न्याय की, और 4 प्रांतीय अदालत जिला से ऊपर होता था। 4 प्रांतों को मिलाकर एक अदालत बनाई जाती थी जो गवर्नर जनरल के अधीन होती थी। उससे ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत, और सबसे जो सर्वोच्च जो न्याय की संस्था थी वो प्रिवी काउंसिल थी। कौन सी थी? प्रिवी काउंसिल, और ये थी लंदन में स्थापित थी। अगर आपको सदर दीवानी अदालत से भी ऊपर जाना है न्याय मांगने के लिए तो आपको प्रिवी काउंसिल लंदन जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फौजदारी अदालत का क्या क्रम था। तो देखिए, जिला के स्तर पर जिला फौजदारी अदालत, प्रांत में प्रांतीय फौजदारी अदालत, और सदर निजामत अदालत, ठीक है। सबसे उच्च जो होती थी फौजदारी अदालत में सदर निजामत अदालत होती थी। आगे देखते हैं कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए। तो 1792 में कॉर्नवालिस कोड नाम से एक
संहिता लाता है, जिसे हम कॉर्नवालिस संहिता भी कहते हैं। इसमें इसने शक्ति पृथक्करण का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत इसने राजस्व प्रशासन मतलब रेवेन्यू जो इकट्ठा करते थे अधिकारी, उनसे संबंधित मामले जिलाधिकारी को दिए, जबकि न्याय देने संबंधी मामले, न्याय या प्रशासन संबंधी मामले के लिए जिला जज की नियुक्ति की। इससे पूर्व में स्थिति क्या थी कि न्याय का कार्य और राजस्व वसूलने का कार्य या राजस्व से संबंधित जितने भी मामले होते थे उन सबकी शक्ति किसमें थी? कलेक्टर में। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया कि कलेक्टर से, जिलाधिकारी से न्याय वाली शक्ति छीन ली और इसको केवल राजस्व प्रशासन तक ही सीमित कर दिया और न्याय के लिए जिला जज की नियुक्ति की। ठीक है। इसने फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर चार भ्रमणशील न्यायालय, जिनको हम सर्किट कोर्ट कहते हैं, मतलब इनको 2 वर्ष में उन प्रदेशों का दौरा करना पड़ता था। ठीक है, 2 वर्ष में एक बार कम से कम, वर्ष में एक बार कम से कम प्रदेश का दौरा करना पड़ता था। और ये 4 सर्किट जो कोर्ट हैं, इनकी स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ठीक है, ये 4 जगह हैं जहाँ पर सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए, कॉर्नवालिस को जो न्यायिक सुधार किए थे जितने भी कॉर्नवालिस ने, उसमें उसको एक व्यक्ति विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स नामक व्यक्ति का सहयोग मिला था। कॉर्नवालिस ने एक और सुधार किया था, जिसमें क्या किया उसने कि यूरोपीय जो व्यक्ति रहते थे इंडिया में या जो यूरोपीय व्यापारी थे, उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई भी इन अदालतों में की जा सकती थी। ठीक है। अब देखते हैं विलियम बेंटिक के अधीन क्या क्या न्यायिक सुधार हुए, जुडिशियल रिफॉर्म अंडर विलियम बेंटिक। तो देखिए, विलियम बेंटिक ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत उपयोगितावादी नज़रिया अपनाया। ठीक है, उपयोगितावादी नज़रिया अपनाया, जिसमें उसने क्या किया कि दंड जो दिया जाता था न्याय के दौरान, तो उस दंड की कठोरता को कम कर दिया। इसी क्रम में उसने कोड़े मारने की प्रथा, मतलब किसी को दंड दिया जा रहा है तो उसको कोड़े की सज़ा हो जाती थी, तो कोड़े मारने वाली जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर देता है। वहीं दूसरा काम ये करता है कि दिल्ली और यूपी के जो व्यक्ति होते थे, वो कलकत्ता का न्याय मांगने जाते हैं तो कलकत्ता की दूरी दिल्ली और यूपी वालों के लिए बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि आवागमन में कठिनाइयाँ होती थी। इसी कठिनाई को देखते हुए विलियम बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत का स्थापना की। ठीक है, कहाँ पर की? इलाहाबाद में। दूसरा कार्य इसने क्या किया कि कॉर्नवालिस ने जो कलेक्टरों से न्यायिक अधिकार छीन लिए थे, उन न्यायिक अधिकारों को पुनः कलेक्टरों को वापस कर दिया इसने, विलियम बेंटिक ने। दूसरा कॉर्नवालिस का एक काम था कि भ्रमणशील अदालतें जो उसने स्थापित की थी, उनको विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया। 1833 में विलियम बेंटिक के समय ही विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले था। विधि आयोग के गठन के बाद उसकी सिफारिशों के आधार पर ही कानून का संहिताकरण किया गया, मतलब कानून को लिपिबद्ध किया गया, और इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का भी विकास होता है। विलियम बेंटिक के टाइम में अदालतों में प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा, मतलब स्थानीय जो भाषाएं होती थी उनका प्रयोग होने लगा। 1857 के बाद कैसे न्यायिक विकास होता है वो देखते हैं। तो देखिए, 1857 के बाद जो भारत का शासन था वो डायरेक्ट क्राउन के हाथों चला गया, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया डायरेक्ट। ठीक है, कंपनी के अधीन नहीं रहा। और इसमें क्या होता है कि 1866 में आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस आगरा हाई कोर्ट को 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1935 के अधिनियम में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट स्थापित करने की बात की गई और 1937 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब आपसे एक प्रश्न है इस टॉपिक से संबंधित, किस गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में मैकॉले के अधीन विधि आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और तब तक आप इंडो जीएस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।